नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसके पहले हमने वर्णमाला चैप्टर को कंप्लीट किया जिसमें हमने 100 क्वेश्चन किए। अब इसके आगे जो हम देखेंगे, हमारा जो दूसरा चैप्टर होगा वो विराम चिन्ह होगा। हमारा दूसरा चैप्टर क्या होगा? विराम चिन्ह। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं उस क्वेश्चन को हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं विराम चिन्ह। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ जिससे अच्छे से दिखे मुझे और आप लोगों को भी। तो इसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो अल्प विराम से हो जाएगा। अल्प विराम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए एग्जाम्स में उसको हम पहले देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा, गांव के प्राचीन बरगद को कटवाने का निर्णय लेकर प्रशासन ने ग्रामवासियों को क्रुद्ध कर दिया, किंतु फिर बढ़ते रोष को देखते हुए उन्होंने इसे वापस ले लिया। वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो हमसे ये पूछा है। तो इसमें जो एक चिन्ह तो यहाँ लगा हुआ है, कहाँ? एक चिन्ह हमारा ये रहा और एक चिन्ह ये रहा और एक चिन्ह ये रहा। तो इसमें पूछ रहा है कि वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो हमारा पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक चिन्ह, दूसरा ऑप्शन है अल्प विराम, तीसरा ऑप्शन है अर्ध विराम और चौथा ऑप्शन है योजक चिन्ह। तो इस वाक्य में जो जिस चिन्ह का उपयोग हुआ है वो आंसर हमारा सही हो जाता है बी, अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह इसमें उपयोग हुआ है। तो इसकी चलिए हम इसकी आगे व्याख्या इसकी देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? दिए गए वाक्य में गांव के प्राचीन बरगद को कटवाने का निर्णय लेकर प्रशासन ने ग्रामवासियों को क्रुद्ध कर दिया, ग्रामवासियों को क्रुद्ध कर दिया, किंतु फिर बढ़ते रोष को देखते हुए उन्होंने इसे वापस ले लिया। इस वाक्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है और अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। इस प्रकार होता है। ये हमारा अल्प विराम का चिन्ह होता है। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा, अंकों को लिखते समय किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अंकों को लिखते समय किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाता है प्रतिशत, दूसरा ऑप्शन हो जाता है निर्देशक और तीसरा ऑप्शन हो जाता है अल्प विराम और चौथा ऑप्शन हो जाता है विस्मयादि बोधक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है अल्प विराम। अंकों को लिखते समय किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब इसकी चलिए हम व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? तो इसकी व्याख्या को देखते हैं हम। अंकों को लिखते समय अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जबकि अन्य विकल्प असंगत हैं। तो अल्प विराम को कैसे प्रयोग किया जाता है उसको हम देखते हैं। जैसे एक है, उसके बाद फिर अल्प विराम चिन्ह है, फिर उसके बाद दो है, फिर अल्प विराम चिन्ह है, फिर तीन है, उसके बाद अल्प विराम चिन्ह है, फिर उसके बाद चार है, फिर अल्प विराम चिन्ह है और उसके बाद पांच है। तो ऐसे जब हम ऐसे लिखते हैं वन, फिर अल्प विराम चिन्ह, फिर टू, फिर अल्प विराम चिन्ह का चिन्ह, तो ऐसे हमें पता चलता है कि वन लिखा गया, टू लिखा गया, थ्री। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 12,345। लेकिन जब इसके बीच में हम ऐसे अल्प विराम का चिन्ह लगा देंगे तो ये हमारा, हम इसको पढ़ेंगे 1 2 3 4 5। अब इसके आगे देखते हैं जो अन्य विकल्प थे उनका चिन्ह क्या है। तो प्रतिशत का जो चिन्ह हमारा होता है वो इस प्रकार होता है और निर्देशक का चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार होता है और जो हमारा विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। अब इसके आगे चलिए हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। इस प्रश्न में कह रहा है कि विकल्प में ऐसा कौन सा विकल्प है जो जिसमें विराम चिन्हों का सही उपयोग हुआ है। तो हम चलिए देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं और दूसरा ऑप्शन है सुख दुख
उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। सुख दुख, फिर उसके बाद क्या लगा है अल्प विराम, उसके बाद है उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। तो ऑप्शन ए में जो है, यहां देखिए ऑप्शन ए में हमारा यहाँ एक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी एक चिन्ह का और यहाँ भी एक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और ऑप्शन बी में हमारा यहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और ऑप्शन सी में सिर्फ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और ऑप्शन डी में अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग हुआ और पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग हुआ। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में सही जगह सही चिन्हों का उपयोग किया गया है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। जैसा कि इसके पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस विकल्प में सही चिन्ह का उपयोग हुआ है, उसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी पूछा गया कि इसमें कौन सा सही ऑप्शन है। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाता है काम वाली रोज आती है, उसके बाद अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, फिर उसके बाद काम करती है और चली जाती है, फिर पूर्ण विराम है। फिर उसके बाद ऑप्शन बी क्या है, काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है, और इसके बाद है पूर्ण विराम। फिर उसके बाद ऑप्शन सी क्या है, काम वाली रोज आती है, उसके बाद अल्प विराम, काम करती है और चली जाती है, उसके बाद क्या है पूर्ण विराम। फिर ऑप्शन डी हमारा क्या है, काम वाली रोज आती है, काम करती है, उसके बाद अल्प विराम और चली जाती है, फिर पूर्ण विराम है हमारा। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन सी में विराम चिन्हों का सही उपयोग किया गया है। तो यहाँ जो है काम वाली रोज आती है, उसके बाद क्या हमारा रहेगा अल्प विराम रहेगा, उसके बाद काम करती है और चली जाती है, उसके बाद हमारा पूर्ण विराम। ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा इसके आगे क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए 4 एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है आगे भी पूछा जाए, तो इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्य में, 5वां क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। इस वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, तो इसमें इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा वो पूछा है हमसे। तो ऑप्शन ए हमारा है उपविराम, ऑप्शन बी हमारा है अर्धविराम, ऑप्शन सी हमारा है अल्प विराम, ऑप्शन डी हमारा है विवरण चिन्ह। ये क्या है, ये हमारा उपविराम होता है, ये क्या होता है उपविराम, ये उपविराम का चिन्ह है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो हमारा है ये अर्धविराम का चिन्ह होता है, किसका अर्धविराम का, और ऑप्शन सी हमारा जो है ये अल्प विराम है, ये अल्प विराम का चिन्ह है। ऑप्शन डी हमारा है, ये जो हमारा ऑप्शन डी है वो निर्देशक सॉरी विवरण का होता है, विवरण का चिन्ह होता है। ऑप्शन डी जो है वो विवरण का चिन्ह इस प्रकार होता है। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है अल्प विराम। इस वाक्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग उचित है। अब इसके आगे देखते हैं, तो इसका जो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, अल्प विराम का कैसे उपयोग होगा उसको देखते हैं। शुद्ध वाक्य जो इसका हो जाएगा, अनिल घर आया, उसके बाद अल्प विराम, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो किसके बाद अल्प विराम चिन्ह लगेगा, अनिल घर आया, उसके बाद अल्प विराम चिन्ह लगेगा, थोड़ी देर रुका और चला गया, उसके बाद पूर्ण विराम। अब इसके आगे देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 6ठा नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है
जिसमें विराम चिन्हों का सही उपयोग किया गया है। तो हम देखते हैं हमारा पहला ऑप्शन क्या है। मेरी सहेली के पास नए नए खिलौने, उसके बाद क्या है, अल्प विराम, कपड़े और जूते हैं, उसके बाद पूर्ण विराम। ऑप्शन बी है, मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं, उसके बाद पूर्ण विराम। ऑप्शन सी है, मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, उसके बाद क्या है, अल्प विराम, उसके बाद कपड़े और जूते हैं, उसके बाद है पूर्ण विराम। ऑप्शन डी हमारा है, मेरी सहेली के पास बहुत से नए, उसके बाद अल्प विराम, फिर नए खिलौने, उसके बाद है कपड़े और जूते हैं। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है। ये जो अल्प विराम लगा है ये सही जगह लगा हुआ है, और बाकी ऑप्शंस में जो भी विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है वो सही तरीके से नहीं लगा हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाता है। मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने और उसके बाद अल्प विराम है, कपड़े और जूते हैं और पूर्ण विराम। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग होगा वो हमसे पूछा है, तो हम देख लेते हैं। तो हमारा जो वाक्य हो जाता है, सुनील जरा इधर आना। क्या वाक्य क्या है, सुनील जरा इधर आना। तो हमारा जो पहला ऑप्शन हो जाएगा विस्मयादि बोधक, और जो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपविराम, और तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा अल्प विराम, और चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा वो अर्धविराम। ये क्या है, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि विस्मयादि बोधक, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। ठीक है, और ऑप्शन बी हमारा क्या था, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, उपविराम। क्या कहते हैं, उपविराम। और ये क्या हमारा अल्प विराम, ऑप्शन सी क्या है, अल्प विराम का चिन्ह है। और ऑप्शन डी हमारा क्या है, अर्ध विराम का चिन्ह। किसका, अर्ध विराम का चिन्ह है ये। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाता है, अल्प विराम जो हमारा है वो इस वाक्य में प्रयोग होगा। तो देख लेते हैं, दिए गए वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग होता है, होगा। तो अल्प विराम का चिन्ह अभी मैंने बताया कि इस तरीके से होता है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, सुनील, उसके बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, जरा इधर आना। क्या, सुनील जरा इधर आना, तो सुनील के बाद क्या लगेगा, अल्प विराम। अब इसके आगे देखते हैं जो भी ऑप्शंस में थे उनको क्या कहते हैं। तो जो इस प्रकार का जो चिन्ह है उसे विस्मय या विराम चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। और इस चिन्ह को क्या कहते हैं, अपूर्ण विराम या विवरण चिन्ह या उपविराम। इसको एक नाम से और जानते हैं, उपविराम। तो हमारे एग्जाम्स में कुछ भी दे सकता है, तीनों में से किसी का भी नाम दे सकता है। तो इसके आगे जो हमारा है ये क्या है, अल्प विराम। ये किसका चिन्ह है, अल्प विराम का चिन्ह, और ये जो हमारा है ये अर्ध विराम का चिन्ह है। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग होगा वो हमसे पूछा है। तो सवेरा हुआ चिड़िया चहचहाने लगी, पूर्ण विराम। सवेरा हुआ चिड़िया चहचहाने लगी, इस विकल्प में कौन, इस वाक्य में कौन सा विकल्प सही होगा। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो हो जाता है, हमारा ऑप्शन ए जो हो जाता है विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी हमारा है उपविराम, ऑप्शन सी हमारा है अर्धविराम, ऑप्शन डी हमारा है अल्प विराम। तो ये हमारा क्या है, विवरण चिन्ह। इसे क्या कहते हैं, विवरण, सॉरी विवरण, इसे क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह।
विवरण, विवरण चिन्ह, ये किसका सिंबल है? विवरण का है। और ये हमारा क्या है? अर्धविराम, अर्धविराम का चिन्ह है। और ये हमारा क्या है? उपविराम, क्या है? उपविराम। और ये क्या है? अल्प विराम। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अल्प विराम चिन्ह का, इस वाक्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो वो हमारा कहाँ प्रयोग हुआ? यहाँ सवेरा हुआ। कहाँ होगा? सवेरा हुआ, उसके बाद अल्प विराम, उसके बाद चिड़िया चहचहाने लगी। ये हमारा सही वाक्य हो जाएगा। जब हम सवेरा हुआ के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देंगे तो ये हमारा सही वाक्य हो जाएगा। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। फिर से वही पूछा है कि इसमें किस विराम चिन्ह का उपयोग होगा इस वाक्य में। तो हमारा वाक्य क्या है? रुको रुको, वाक्य हमारा क्या है? रुको रुको, वह क्या कह रही है? रुको रुको, वह क्या कह रही है? पूर्ण विराम। तो हमारा ऑप्शन ए जो है, हमारा ऑप्शन ए है उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन बी हमारा है, ये जो हमारा ऑप्शन ए है दोहरा, दोहरा उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन बी जो हमारा है ये अल्प विराम, सॉरी, पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह, अनुवृत्ति का चिन्ह है ये। ऑप्शन सी हमारा जो है ये अर्धविराम है। ऑप्शन डी हमारा है अल्प विराम। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी, अल्प विराम। अल्प विराम हमारा सही हो जाता है। तो यहाँ जो रुको रुको है, रुको के बाद अल्प विराम और फिर रुको के बाद अल्प विराम, जब यहाँ हम दो अल्प विराम लगा देंगे तो ये हमारा वाक्य जो है वो सही हो जाएगा। ये हमारा वाक्य सही हो जाता है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। दिए गए वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। फिर से वही पूछा गया है कि वाक्य में किस उचित चिन्ह का प्रयोग होगा। तो हमारा वाक्य क्या है? अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मगन हैं। अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न हैं। पूर्ण विराम। ऑप्शन ए हमारा है प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन बी हमारा है, ऑप्शन बी हमारा है तो ऑप्शन बी हमारा है ये अल्प विराम है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये उप विराम है। ऑप्शन डी हमारा है अर्ध विराम। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है? अल्प विराम। इस वाक्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा तो ये वाक्य सही हो जाता है। तो इसका उपयोग देख लेते हैं कैसे होता है। तो इसका जो सही वाक्य जो हो जाएगा शुद्ध रूप से वो क्या होगा? अनीता, उसके बाद अल्प विराम, फिर मधु, फिर अल्प विराम, फिर पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न हैं। पूर्ण विराम। अनीता के बाद अल्प विराम आएगा और मधु के बाद अल्प विराम आएगा। तो ये हमारा जब यहाँ हम अल्प विराम लगा देंगे तो ये दोनों हमारा वाक्य जो है वो सही हो जाता है। अब इसके आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको हम देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? ये जो हमारा चिन्ह लगा हुआ है ये, इस चिन्ह को क्या कहते हैं वही पूछा है। इस वाक्य में ये जो चिन्ह का प्रयोग हुआ है उस चिन्ह को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है अर्धविराम। ऑप्शन बी है अल्प विराम। ऑप्शन सी है विवरण चिन्ह। ऑप्शन डी है लांघो चिन्ह। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी,
अल्प विराम। इस वाक्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ये जो हमारा है ये अल्प विराम चिन्ह है। क्या है? अल्प विराम चिन्ह। अब इसके आगे हम देख लेते हैं क्या है इसकी व्याख्या। ये अल्प विराम लगा हुआ है, ये क्या है? अल्प विराम। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। अल्प विराम। इस वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग उचित होगा। अतः विराम चिन्ह के रूप में अल्प विराम का प्रयोग करके शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। शुद्ध वाक्य जो इसका होगा, यहाँ रामू पर अल्प विराम चिन्ह, उसके बाद जो बड़ा खिलाड़ी है, फिर उसके बाद अल्प विराम, कल उसकी टांग टूट गई, उसके बाद अल्प विराम को बंद कर देंगे। अब इसके आगे देखते हैं। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों में अल्प विराम का प्रयोग सबसे अधिक होता है। हिंदी में सबसे अधिक चिन्हों का जो उपयोग होता है वो अल्प विराम का होता है। अब इसके आगे देखते हैं। वाक्य में जब दो या दो से अधिक पदों या पदांशों अथवा वाक्यों में संयोजक अवयव और की गुंजाइश हो, तब वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। कभी कभी ये एग्जाम्स में ऐसे दे देगा, ये जो इसकी परिभाषा जो है अल्प विराम की, इसको दे देगा और पूछेगा ये किसकी परिभाषा है, और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, उसके बाद पूछ लेगा कि ये किसकी परिभाषा है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। जब दो से अधिक पदों या पदांशों अथवा वाक्यों में संयोजक अवयव और की गुंजाइश हो, तब वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। इसके आगे हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है लाघव चिन्ह, ऑप्शन बी हमारा है अल्प विराम, ऑप्शन सी हमारा है अर्ध विराम, ऑप्शन डी हमारा है विवरण चिन्ह। तो जो समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो उसे हम आप लोग बताएंगे क्या है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस चिन्ह का प्रयोग होता है, आप लोग बताएंगे। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी अल्प विराम। समानाधिकरण शब्दों के मध्य अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे हम देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। इसकी व्याख्या क्या है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा जनक की पुत्री, उसके बाद अल्प विराम, राम की पत्नी थी, पूर्ण विराम। राजा जनक की पुत्री, उसके बाद अल्प विराम है, राम की पत्नी थी। ये क्या हमारा समानाधिकरण शब्द है। तो वही कहा गया समानाधिकरण शब्दों के मध्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब लाघव चिन्ह क्या है उसे देख लेते हैं हम। किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने हेतु लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार होता है। लाघव चिन्ह हमारा जो है वो इस प्रकार होता है। जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं जब, तो उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, पूरा ना लिखकर ऐसे गोला लगा देते हैं ना, तो ये जो होता है ये हमारा लाघव चिन्ह होता है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, तो पूरा ना लिखकर हम इस प्रकार भी लिख देते हैं, तो ये जो हमारा गोला आगे हम बना देते हैं, यही हमारा क्या होता है, लाघव चिन्ह होता है। अब इसके आगे देख लेते हैं अर्धविराम क्या है। अर्धविराम हम देखते हैं, जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हों, तब वहां अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। क्या? जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हों,
तब वहां अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग क्या है? चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार होता है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं, जैसे सूर्य, इसके आगे हम देखते हैं जैसे सूर्योदय हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और टहलने निकल पड़े। तो सूर्योदय हुआ, उसके बाद हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर उसके आगे क्या है? पक्षी चहचहाने लगे और टहलने निकल गए, पूर्ण विराम। अब विवरण चिन्ह क्या होता है उसे देखते हैं। किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह का जो होता है सिंबल वो इस प्रकार होता है, जैसे निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए। जैसे में क्या? निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए। जैसे संज्ञा हो गया, उसके बाद अल्प विराम, फिर सर्वनाम। तो ये जो हमारा है यही हमारा क्या हो जाता है? विवरण चिन्ह। अब इसके आगे देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? अल्प विराम का प्रयोग निम्न में से कहाँ किया जाता है? वाक्य के, ऑप्शन ए है वाक्य के अंत में, ऑप्शन बी है कहीं भी, ऑप्शन सी है वाक्य के शुरू में, ऑप्शन डी है वाक्य के मध्य में, उसके बाद अल्प विराम जहां बहुत कम ठहराव हो। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। वाक्य के मध्य में जहां बहुत कम ठहराव हो वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहाँ? वाक्य के मध्य में जहां बहुत कम ठहराव हो वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसके आगे देख लेते हैं, इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? वाक्य के मध्य में जहां बहुत कम ठहराव हो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार होता है। जबकि इसके आगे देखते हैं कौन कौन से चिन्ह है। विराम चिन्ह जो है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है, और अर्ध विराम का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का जो विराम चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का जो विराम चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। योजक चिन्ह का जो विराम चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है, तथा उद्धरण चिन्ह का जो विराम चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। ये दुकहरा चिन्ह है उद्धरण का, ये उद्धरण का दुकहरा चिन्ह है। और ये जो इस प्रकार होता है ये एकहरा, उद्धरण के अंतर्गत दो चिन्ह आते हैं, एक एकहरा होता है और एक दुकहरा, दो चिन्ह आते हैं। अब इसके आगे देखते हैं हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हमारा है नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, पूर्ण विराम। ऑप्शन बी हमारा है मैं क्या कहता, प्रश्नवाचक चिन्ह, मैं क्या कहता, उसके बाद क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन सी हमारा क्या है? महक, उसके बाद अल्प विराम, फिर रागनी, फिर अल्प विराम, फिर श्वेता, फिर अल्प विराम, आदि भी आई हैं। उसके बाद जो चिन्ह लगा हुआ है वो अर्ध विराम का है। महक, अल्प विराम, रागनी, फिर उसके बाद अल्प विराम, फिर उसके बाद श्वेता, फिर अल्प विराम लगा, आदि भी आई हुई है, उसके बाद ये जो चिन्ह लगा है ये अर्ध विराम का है। ये सब अब गाना गाएंगे। ऑप्शन डी है उसने पूछा, उसके बाद अल्प विराम है, तुम कहाँ थे, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन ए, नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, उसके बाद है पूर्ण विराम। इसमें जो जिस विराम चिन्ह का उपयोग हुआ है वो गलत हुआ है, तो यही हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है, ऑप्शन ए। और इसके आगे हम देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नहीं के बाद अल्प विराम चिन्ह लगाना चाहिए, यथा नहीं, नहीं के बाद जो हमारा इसमें अल्प विराम लगेगा। ये जो हमारा ऑप्शन ए था, इसके यहाँ पर नहीं के बाद अगर ये यहाँ अल्प विराम लगा होता तो ये हमारा ऑप्शन सही रहता, लेकिन यहाँ नहीं के बाद अल्प विराम नहीं लगा है, इसलिए यही हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो मतलब
क्वेश्चन में पूछा अशुद्ध, तो अशुद्ध हमारा ये हो जाता है, ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके आगे के क्वेश्चन हम कल देखेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। उसने मुझसे कहा, उसके बाद क्या है, उद्धृत चिन्ह, मैंने आज एक मशीन खरीदी, उसके बाद पूर्ण विराम, उसके बाद उद्धृत चिन्ह बंद। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। अब ऑप्शन ए हमारा है उद्धृत चिन्ह, ऑप्शन बी हमारा दुकहरा उद्धृत चिन्ह, ऑप्शन सी हमारा है अल्प विराम, ऑप्शन डी हमारा है निर्देशक। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है अल्प विराम। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, किसी व्यक्ति की उक्ति या कथन के पहले सदैव अल्प विराम होता है। किसी व्यक्ति के उक्ति या कथन के पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग के साथ, अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग के साथ साथ वाक्य का शुद्ध रूप इस प्रकार होगा, उसने मुझसे कहा, उसके बाद अल्प विराम, मैंने आज एक मशीन खरीदी। क्या है जो इसका शुद्ध हो जाएगा, इस वाक्य का जो शुद्ध रूप हो जाएगा, ये जो दिया उसने कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी, तो ये जो जो उद्धृत दुकहरा उद्धृत चिन्ह दिया गया ये तो सही लगा हुआ है, लेकिन जो यहाँ था उसने मुझसे कहा, यहाँ क्या होना चाहिए था, उसके बाद अल्प विराम होना चाहिए था, लेकिन वो हमारे वाक्य में नहीं है। यहाँ जो हमारे उसने मुझसे कहा, यहाँ अल्प विराम होना चाहिए था, तो यहाँ नहीं है, तो इसलिए इसमें त्रुटि है। तो अगर यहाँ अल्प विराम होता तो ये हमारा सही हो जाता। तो इस वाक्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो वही कहा गया है कि उसने मुझसे कहा, फिर उसके बाद अल्प विराम, फिर दुकहरा उद्धृत चिन्ह, मैंने आज एक मशीन खरीदी, उसके बाद पूर्ण विराम, उद्धृत चिन्ह बंद। तो ये हमारा सही हो जाता है, इस प्रकार ये वाक्य सही हो जाता है। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके आगे हम कल देखेंगे और फिर अच्छे तरीके से उसको देखेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।